हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर एमसीक्यू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम नेक्स्ट लेकर आ गए हैं, प्रैक्टिस नंबर 6। तो हम इसके पहले 40 क्वेश्चन तक इसके पहले प्रैक्टिस नंबर 5 में कर चुके थे। अब आगे हम 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं 41 नंबर से, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन का मैं करवा रहा हूँ। 80 क्वेश्चन का टोटल एक प्रैक्टिस सेट है, जो कि थोड़ा सा लंबा बन जाता है वीडियो, इस वजह से मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसी के आगे हम आगे चलते हैं। तो कुल मिला के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें, जिसमें 20 बनेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट बनेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एजीटीए के लिए स्पेशल। एजीटीए में इसमें लगभग 60% क्वेश्चन इसमें फंसने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम आइए आगे चलते हैं। पायराइड्स में उपस्थित गंधक का रूप है, जो पायराइड्स में उपस्थित है गंधक का रूप कौन सा है? तो होता है सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड के रूप में होता है। गंधक क्या है? गंधक को ही हम बोलते हैं सल्फर। सल्फर आप लोग जानते होंगे, उसको हम गंधक बोलते हैं। और सल्फाइड FeS2, इसका सूत्र क्या है? FeS2, ये सल्फाइड इसका सूत्र होता है। सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड और सल्फाइड देखो दोनों लिखा है, लेकिन सल्फाइड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सल्फाइड जो है यहाँ पर डा लिखना है, इंग्लिश में सही लिखा है। सल्फाइड जो है वो सही है। ये गहरे सुनहरे पीले रंग के खनिज होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम क्षारीय भूमि जो होते हैं उसको सुधारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक है? ये कौन सी फसल है जिसमें मॉलिब्डेनम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर, ठीक है, मटर। मॉलिब्डेनम जो होती है, ये मॉलिब्डेनम एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। आप लोग इसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें से अर्नोल्ट के अनुसार 16 होते हैं, ठीक है। निकिल को बाद में जोड़ा गया। मॉलिब्डेनम जो होता है दलहनी फसलों की जड़ों में जाकर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। ये जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं, ये फायदेमंद चीजें होती है मॉलिब्डेनम। किसके लिए? दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलें इसमें से कौन सी? मटर, ठीक है। इसकी कमी से दलहनी फसलों की जो पौधे की जड़ होती है, बनने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। और वहीं इसकी कमी से एक चीज आप पढ़े होंगे गोभी में, फूल गोभी में आप लोग पढ़े होंगे, हुपटेल रोग जो होता है, हुपटेल, वो इसी की कमी से होता है, मॉलिब्डेनम की, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। फूल गोभी में इसकी कमी से हुपटेल रोग हो जाता है। और वहीं दलहनी फसलों में इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये उसके जड़ों में जाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम होते हैं, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। वह नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में इलेक्ट्रॉन का वाहक का कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो दलहनी फसलों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक खनिजों के उदाहरण हैं? ये देख लीजिए, इसमें आगे प्राइमरी मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिनरल और न्यूट्रिएंट अलग अलग हैं, एक चीज याद रखना। मिनरल जो है खनिज होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं खनिज होते हैं, ये तत्व होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट जो नहीं, मिनरल जो होते हैं ये यौगिक रूप होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये तत्व के रूप होते हैं। आप लोग 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़े होंगे पौधों के लिए, उसमें आप लोग देखे होंगे CHO, NPK, फिर उसके बाद आ जाता है, इसी प्रकार से पूरा है, पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स याद है। CHO बहुत जरूरी होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक है, ये 3। और NPK हम अपनी तरफ से देते हैं, और जो पौधों की जड़ों से मिल जाता है, और बाकी चीजें हम उसको बाहर से देते हैं, ठीक है, जिसमें मॉलिब्डेनम, निकेल, फेरस, ये सब आ जाता है। तो इसमें पूछा प्राथमिक खनिज के उदाहरण, इसमें प्राइमरी मिनरल,
तो प्राथमिक खनिज कौन कौन से होते हैं आप लोग बता दो कौन कौन से होते हैं। क्वार्टज होते हैं, फेल्सपार होते हैं, माइका होते हैं, मस्कोवाइट होते हैं जिसको सफ़ेद माइका बोलते हैं, बायोटाइट होते हैं, काली माइका इसको बोलते हैं, हार्न ब्लेड होता है, ओलिवाइन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इतने प्राथमिक खनिज होते हैं। ठीक है, प्राथमिक खनिज में कौन कौन से होते हैं, माइका और फेल्सपार, ये प्राथमिक खनिज में आता है। क्वार्टज जो होता है ये भी प्राथमिक खनिज होता है लेकिन वर्मिकुलाइट नहीं होता है। इसमें फेल्सपार जो है ये भी प्राथमिक खनिज है लेकिन इलाइट नहीं होता है। माइका जो है ये भी प्राथमिक खनिज है लेकिन मांट मोरिलोनाइट ये प्राथमिक खनिज नहीं, ये द्वितीयक खनिज है। मांट मोरिलोनाइट और इलाइट और वर्मिकुलाइट ये सभी द्वितीयक खनिज हैं। द्वितीयक खनिज कौन कौन से हैं, ज्योथाइट हो गया। तो इसमें देख लीजिए जो प्राथमिक खनिज हैं कौन कौन से हैं। प्राथमिक खनिज में माइका और फेल्सपार, माइका और फेल्सपार जो होते हैं। क्वार्टज भी प्राथमिक खनिज में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइका, क्वार्टज और फेल्सपार याद रखना, ये तीन चीज़ें प्राथमिक खनिज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको वायुमंडल का जो भाग होता है उसको जरूर याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, 78%। ठीक है, 78%, लेकिन इसमें ऑप्शन में 78 दिया नहीं गया है। ठीक है, 78 पॉइंट कुछ कुछ होता है तो उसको 79 इसमें मान लिया गया है। ठीक है, 79। वही ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, ऑक्सीजन आप लोग याद किए होंगे कितने % आता है, 21%। लेकिन एग्जैक्टली आपको बताना है 20.95, याद रखना है 20.95 ऑक्सीजन। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पर कितना होता है 0.03%। ये क्या होता है, CO2 होता है। फिर उसके अलावा क्या आता है, जलवाष्प सबसे अंतिम में, उसका आर्गन कितना होता है, आर्गन 0.93, इतने % आर्गन होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इतना जरूर याद रखना है। और मंडल की नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो सब क्वेश्चन में आता है, जरूर क्वेश्चन में बनता है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और वहीं CO2 0.03%, आर्गन 0.93%, लगभग एक। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नांकित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, तो किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक है, तो वर्टिसोल, वर्टिसोल की। ठीक है, वर्टिसोल मृदा के धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि वर्टिसोल जो ऑर्डर होता है, ये मृदा के ऑर्डर, सॉइल ऑर्डर पढ़ेंगे तो एंटीसोल, एरिडोसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि इसमें होता है जो वर्टिसोल के अंतर्गत कौन से मृदाएं आती हैं, वर्टिसोल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो काली मिट्टी आती है वो आती है। ठीक है, काली मिट्टी जो होता है वर्टिसोल ऑर्डर के अंतर्गत होता है। तो यह एलुवियल और लेटराइट मृदाओं के, मतलब कि एलुवियल और लेटराइट जो मृदा है उससे अधिक इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है, तो वर्टिसोल के अंतर्गत आते हैं। जो भी जिसमें काली मिट्टी वाला आएगा वही सबसे ज़्यादा धनायन विनिमय क्षमता किसमें होती है, काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि किसी विलयन का pH मान 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो विलयन की हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा केमिस्ट्री लेवल का है, ये सॉइल केमिस्ट्री में से आता है। इसमें लेवल, क्योंकि इसमें कठिन है, ये लेवल माना जाएगा कठिन है। इसमें पूछा विलयन है, उसका मान pH मान को 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी। देखो विलयन का जब pH मान जितना घटता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है pH बराबर 1/H, H+ 1 में है। अगर ये जितना pH मान जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे हाइड्रोजन आयन उतना गुना घटेगा, pH जितना घटाओगे हाइड्रोजन उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना टाइम बढ़ जाएगा, यदि 4 से 6 घटा दिया जाए, 6 से 6 है pH, उसको 4 कर दिया जाए
तो कितने गुना घट जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है तो उसकी सांद्रता में आप लोग देखेंगे तो वो इसमें 100 गुना घटेगा, 100 गुना घटेगा। इसमें पीएच जो होता है लॉगरिथम निकालेंगे तो 10 घाते एक हाइड्रोजन आयन में कितने मोल होते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, 10 घाते 6, 10 घाते -6 मोल पर लीटर होता है हाइड्रोजन आयन। 1 लीटर में 10 घाते 6 मोल, 10 घाते -6 मोल हाइड्रोजन प्लस आयन होता है 1 लीटर सांद्रता विलयन में, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 टाइम 1 गुना घट जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है। इसमें पूछा एक पौधा है जिसकी हरी खाद की फसल है। हरी खाद वाली फसल आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जैसे होगा ढैंचा होगा, सनई होगा, ये सब हरी खाद में आती हैं। तो इसमें पूछा है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसमें सारे पौधों के नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम देखो, सनई दिया गया है क्रोटोलेरिया जून्सिया, इसका साइंटिफिक नाम सनई। काउपी लोबिया ये नहीं है, ये नहीं है। अब इसमें लिखा गया है सेसबेनिया एकुलियाटा। सेसबेनिया एकुलियाटा जो होता है ये होता है ढैंचा, ठीक है, ये होता है ढैंचा। लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सेसबेनिया रोस्ट्रेटा, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा यह एक जो ढैंचे की प्रजाति है, सभी दोनों है, जिसे सेसबेनिया रोस्ट्राटा कहते हैं, जिसके तने पर भी 1 मीटर की ऊंचाई तक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके वायुमंडल नाइट्रोजन की जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण ये करता है सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। सेसबेनिया एलिकुलाटा जो होता है ये दक्षिण भारतीय राज्यों की जो ढांचे होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत ही आता है ये सेसबेनिया रोस्ट्राटा, जिसे सेसबेनिया रोस्ट्राटा बोलते हैं, उसी के अंतर्गत मेनली यही है, उसका ये क्लासिफिकेशन में आता है। तो इसमें सेसबेनिया रोस्ट्राटा जो है उसकी ग्रंथियों पर बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। लगभग 40 से 60% नाइट्रोजन फिक्सेशन एक साल में ये कर देते हैं। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए एक ही रसायन आप लोग नाम हमेशा सुने होंगे, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। तो इसमें जिप्सम नाम ही नहीं लिए गए हैं, जिप्सम का आपको रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, और वहीं इसका 2H2O हो जाएगा, 2H2O जल का दुगुना। और यही चीज में जल के एक अणु को निकाल लेंगे, यहाँ हाफ H2O अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 2H2O। इसको क्षारीय भूमि के जैसे ऊसर सुधार भूमि आप लोग जाने होंगे, ऊसर सुधार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो मृदाएं क्षारीय भूमि होती हैं, उनकी मृदा का पीएच का मान अधिक होता है, और इसके सुधार के लिए हम कैल्शियम सल्फेट का यूज कर देते हैं। और इसमें कैल्शियम जो होता है वो 23.2% पाया जाता है, 23.2% कैल्शियम होता है। वही सल्फर की मात्रा बात कर लेते हैं 18.65, 18% सल्फर की मात्रा पाई जाती है, और वहीं कैल्शियम 23%। और वहीं 1 हेक्टेयर भूमि के लिए कितने जिप्सम की आवश्यकता होगी, तो 150 से 400 क्विंटल, 150 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, जिप्सम की आवश्यकता होती है। और वहीं यदि हम इसमें अन्य रासायनिक की बात करें तो सुधार के लिए क्षारीय भूमि के लिए, तो उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड का विलयन यूज कर सकते हैं,
और वहीं जिप्सम का भी यूज करते हैं, सबको पता है जिप्सम। फिर फास्फोजिप्सम, इसका भी यूज कर सकते हैं हम। और वहीं ये सब घुलनशील कैल्शियम लवण है। और वहीं कम घुलनशील कैल्शियम लवण की बात करें तो चूना पत्थर, चूना पदार्थ का भी यूज कर देते हैं। ठीक है। अम्ल तथा अम्ल उत्पादक पदार्थ जैसे सल्फर हो गया, गंधक हो गए, पायराइड्स, चूना, सल्फर, ये सब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्षारीय भूख सुधार के लिए हमें चूना पदार्थ का भी यूज कर सकते हैं सुधार के लिए, और जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया राइजोबियम के लिए आवश्यक होता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को संश्लेषित करने हेतु कौन से विटामिन आवश्यक होता है? तो आप लोग विटामिन में जब पढ़ेंगे, देखिए क्लास लंबा इसलिए हो जाए क्योंकि पूरी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। यदि आपको आप लोग कहेंगे तो मैं व्याख्या नहीं करूँगा, क्लास डायरेक्ट उत्तर बताकर ही चला जाऊँगा। लेकिन व्याख्या करने से ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, इसी ऑप्शन में से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राइजोबियम के लिए आवश्यक जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आप लोग पढ़े होंगे विटामिन में साइनोकोबाल्बिन। साइनोकोबाल्बिन जो होता है वो कोबाल्ट धातु के लिए संश्लेषित उत्तरदायित्व होता है। साइनोकोबाल्बिन विटामिन कौन से में होता है? विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 में साइनोकोबाल्बिन होता है जो कि कोबाल्ट के लिए संश्लेषित करने हेतु तो उत्तरदायी होता है। ठीक है। और दलहनी फसलों में सहजीवी नाइट्रोजन एकत्रीकरण में कोबाल्ट सहायक होता है। राइजोबियम जो कि सहजीवी होता है, साथ साथ सहजीवी परजीवी दो होते हैं। परजीवी जो होता है वो किसी फसल के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे परजीवी मतलब होता है चाहे फसल हो चाहे जंतु हो, ये सब होते हैं। जैसे परजीवी मतलब आप लोग देखे होंगे, जैसे जू क्या है? ये परजीवी है, ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। आप जो पोषक तत्व तो खाएंगे पिएंगे वो आपसे ही वो ग्रहण करता है। वैसे ही पौधों में होता है परजीवी सहजीवी। और आप लोग अमरेंथस देखे होंगे, अमरबेल देखे होंगे, ये परजीवी होता है। ये पौधे के ऊपर पौधे से ही वो भोजन प्राप्त करता है। वैसे ही जो सहजीवी होता है वो पौधों की जड़ों में उसके साथ साथ रहता है, उससे वो उसमें अपना भोजन प्राप्त करता है। और उसके लिए वो सहजीवी जो होता है वो उसमें नुकसान पहुंचाता नहीं है, उसको फायदा पहुंचाता है। सहजीवी जो होता है वो नुकसान नहीं करता है, जिसके साथ रहता है उसको फायदा। जो परजीवी होता है वो दूसरे को हानि पहुंचाता है, जिसके ऊपर वो निर्भर रहता है, तो वो परजीवी होता है। और ये सहजीवी, राइजोबियम जो है ये सहजीवी होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाली ग्रंथि है, वो ग्रंथि का नाम क्या है आपको बताना है। वो होता है लेथेमोग्लोबिन। लेथेमोग्लोबिन जो होता है ग्रंथि होता है, जड़ में जो फिक्सेशन करने के लिए ग्रंथि होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है कोबाल्ट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सारे विटामिन इसमें मैं व्याख्या करने चलूँगा तो बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा। आप लोग विटामिन बी में कितने विटामिन होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स में कुल मिलाकर 8 विटामिन होते हैं। सबका केमिकल नाम याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। और कौन से सब्जियों में याद रखना है, कौन सी सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। जैसे गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग NSC के क्वेश्चन हर साल उसमें पूछा जाता है। कौन सा एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सहायक होता है? अब ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग यूरिया का यूज किए होंगे, यूरिया का जो एक्सेप्टेशन होता है वो किस रूप में होता है? तो वो एमाइड के रूप में होता है, एमाइड के रूप में होता है, नाइट्रेट के रूप में होता है, जैसे भी फसल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो उसमें जो होता है ये यूरिएज का होता है। तो जो परिवर्तित करने का सहायक होता है यूरिएज। यूरिएज एक एंजाइम का कार्य करता है जो कि एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है। एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है।
और इसका जो यूरियज एंजाइम है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये इसका एंजाइम का क्रिस्टल सर्वप्रथम सुमनर ने किया था, ठीक है, सुमनर ने। फिर वही नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है, वो नाइट्रोजिनस भी एंजाइम का कार्य करता है। वो कहाँ पर कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंजाइम का कार्य करता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कार्य करता है। और वही एमाइड जो होता है यूरियज एंजाइम, वो एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, ठीक है। और वहीं एमिनो यौगिक का एमिडेस एंजाइम द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसमें यूरियज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल में पराली छिड़काव है तो जिंक सल्फेट का संतुष्ट मात्रा। अब इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं धान की फसल में? सबसे बड़ी चीज ये है इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका करते हैं जिंक की कमी की पूर्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा रोग होता है? खैरा डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया, एग्रीकल्चर सबको पता ही रहता है। तो खैरा डिजीज के लिए हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो उसका हम प्रयोग कितना करेंगे ये पूछा है, किस मात्रा में करेंगे? तो उसका हम प्रयोग करते हैं 5 kg पर हेक्टेयर, 5 kg पर हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट को 2.5 किलो चूना, ठीक है, 2.5 किलो प्लस 2.5 किलो चूना, 2.5 किलो चूने को 1000 लीटर पानी में पर हेक्टेयर की दर से हम इसको छिड़काव करते हैं, ठीक है, छिड़काव करते हैं। तो इतने क्वेश्चन बन गए ना। जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट क्यों हम करते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका संतुष्ट मात्रा कैसा है, और इसको किस रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, किस फसल में करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है धान की फसल। अब वही धान की फसल का पूरा व्याख्या हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो हम वहाँ उसके लिए हम पूरा डिटेल क्लास लाएंगे एक एक फसल के लिए, ठीक है। मुख्य फसलें जो भी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? इसमें पूछा है निम्नलिखित से एक ऐसा उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है, ठीक है, वह एक जैविक उर्वरक नहीं है। देखो जैविक उर्वरक कौन से हैं? बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर, देखिए बायो बैक्टीरियल फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर जो होता है वो कौन से होते हैं? जैसे सनाई हो गया, इसमें ग्रीन फर्टिलाइजर सनाई ढांचा हो गया, बायो फर्टिलाइजर। इसमें जो बैक्टीरियल रूप से बनाया जाता है बायो फर्टिलाइजर, जैसे हो गया आपका ये गोबर की खाद हो गया, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आ जाता है ना, वही जैविक खाद में आ जाता है। तो इसमें आ जाता है देखो राइजोबियम जो होता है ये बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर होता है। एजोस्पिरियल जो होता है, एजोस्पिरिलियम, ये भी बायो फर्टिलाइजर में आता है। एजेक्टोबैक्टर, ये भी बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरियल फर्टिलाइजर है। एजोला जो है यह एक बायो बैक्टीरियल फर्टिलाइजर नहीं है। तो यह क्या है? एजोला जो है ये एक फर्न है, यह एक जलीय फर्न है। इसका प्रयोग किस में होता है? ये भी है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन सभी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन सभी करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग कार्य, अलग अलग काम एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग है, उत्पत्ति अलग अलग है। ये सब बैक्टीरियल रूप है, यह एक फर्न का रूप है। आप लोग जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी नाम सुने होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, ठीक है, उसी का रूप है ये एजोला, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरियल है? नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, यह एक जलीय फर्न होता है, जलीय पौधा होता है। तो जो एजोला एक जलीय फर्न है जो कि एनाबीना एजोली नामक नाइट्रोजन यौगिकरण, ठीक है, एनाबीना एजोली इसमें नाइट्रोजन जब फिक्सेशन करता है एनाबीना एजोली, जो कि BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के पृष्ठीय पत्तियों के खोहों में यह एक सिम्बियोटिक होता है, सहजीवी अणुजीव के रूप में पाया जाता है।
तो वो पारस्परिक जीवन अपना सहजीवन के रूप में कार्य करते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। तो एजोला इसमें धान की फसल में इसका प्रयोग ज़्यादा देखते हैं। राइजोबियम दलहनी फसलों में होता है। एजोटोबैक्टर भी धान के फसलों में भी होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। इसमें क्रॉप दिया गया है और उसको फैमिली दिया गया है। एक ऐसा फैमिली क्रॉप है जो उसमें सुलेमित नहीं है, वो आपको पहचान करना है। आप लोग नॉर्मली देखो इतना सरल क्वेश्चन, लेकिन जो नहीं जानते वो गलत कर देते हैं, क्योंकि सारे फसलों का आप लोग फैमिली जरूर याद रखना है। फैमिली, साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, उत्पत्ति स्थान, मेनली चीज याद ही रहना चाहिए। तो इसमें जो राइस होता है ग्रेमनी पता ही है, राइस गेहूँ ये सब ग्रेमनी में जो भी घास वाली कुल होते हैं। सरसों जो होता है ऑयली होता है, ये क्रूसीफेरी में आता है, ठीक है। वहीं जो मूंग हो गया, दाल में जितने अरहर, सोयाबीन, ये सब दलहनी मतलब लेगुमिनेसी क्रॉप में आते हैं। खीरा, ककड़ी, ये सब नेनुआ, तरोई, कोहड़ा, लौकी, ये सब किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी में आते हैं। अब बात आता है सनफ्लावर, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तब 3 सही है तो एक ही गलत है। सनफ्लावर कौन सी फैमिली से आता है, तो आपको बताना है सनफ्लावर। तो आपको दो सनफ्लावर जब देखेंगे तो ये कंपोजिटी से आता है। सनफ्लावर मेनली तिलहनी फसल होती है। कौन सी फसल होती है, तिलहनी फसल होती है। तो ये कौन सी फैमिली में आएगी, कंपोजिटी से आएगी। तो मालवेसी में कौन से आता है, मालवेसी फैमिली एक ही दुई क्रॉप वही है। कौन कौन से हैं, आप लोग कपास पढ़ेंगे, और वहीं जो पटसन आप लोग पढ़े होंगे, जो पेटुआ बोलते हैं, वो 2 ही क्रॉप होते हैं मालवेसी के। मालवेसी का मेन इम्पोर्टेंट गॉसिपियम स्पीसीज जो होता है कॉटन होता है, ठीक है, वही होता है। अच्छा बताइए, बरसीम कौन सी फैमिली से आता है, बरसीम कौन सी फैमिली में आता है, आप लोग कमेंट बताना है। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट बहुत होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा जो डार्क रिएक्शन होता है वो किस जगह पर होता है, ये बताना है। ये सबको पता है, जो स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या है, अब ये बात क्वेश्चन आ जाता है, जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आता है, जो लोग नहीं पढ़े उसको पता ही नहीं है स्ट्रोमा क्या है। आप इसमें पढ़ेंगे पत्ती, लीफ, जब पौधों के भाग पढ़ेंगे लीफ में पढ़ेंगे, लीफ के पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण पौधे की पत्ती हरे भाग करते हैं, ये सबको पता है। हरित लवक की उपस्थिति में प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इतना व्याख्या हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, ठीक है। ये हरित लवक के भाग होते हैं, ठीक है। हरित लवक के थाइलाकॉइड्स जो होते हैं, जो सिक्के की तरह आकार होते हैं, छोटे छोटे सिक्के की तरह, उसमें अंदर ग्रेना होता है, उसमें ये लाइट रिएक्शन होता है दिन में। डार्क रिएक्शन जो होता है वो अंधेरे में स्ट्रोमा में होता है। पौधे दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये याद रखना है। ये मत कहना कि नहीं प्रकाश है तभी हम पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो रात में भी डार्क रिएक्शन भी करते हैं, पर उसका स्थान चेंज हो जाता है। अब जो आता है स्ट्रोमा में होती है, तो इसमें इसकी खोज किसने की, स्ट्रोमा, इसको साइकिल होता है, ठीक है। इसको ब्लैक मैन साइकिल बोलते हैं। इसको किसने खोजा था, ब्लैक मैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इस क्रिया के द्वारा प्रकाश में जो प्रकाश क्रिया करके एटीपी और NADPH2 ऊर्जा वाहकों के रूप में ये कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक। तो स्ट्रोमा में होता है प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन ग्रेना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, डी डुबे, ठीक है। सी बेंडा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की 3 नेम आता है, इसको
आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए इसको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें आता है ये कोशिका का मतलब कि ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको, ऊर्जा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वही केंद्रक आ जाता है न्यूक्लियस, ये सेल चैप्टर में न्यूक्लियस पूरा मेन होता है, इसको सेल ऑफ द मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था आपको बताना है, किसने किया था कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन किए थे कि रॉबर्ट हुक ने किए थे, ये आपको जरूर बताना है। फिर आ जाता है फेरोमोन ट्रैप्स, आकर्षित करता है। फेरोमोन ट्रैप्स क्या है, फेरोमोन ट्रैप्स इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी, जैसे फेरोमोन ट्रैप जो होता है यह एक कीटों को नियंत्रित करने के लिए एक मैकेनिकल जैसे मैकेनिकल रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल कंट्रोल आप लोग पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए आप लोग पढ़ेंगे, जैसे खेतों में कीट लग जाते हैं आप लोग देखे होंगे, मच्छरदानी लगा लेते हैं, कोई कीट लग गया उसके पत्ती को उसको हटा देते हैं, छांट देते हैं, हम दवाई यूज कर देते हैं केमिकली रूप से, उस केमिकल कंट्रोल बोल देते हैं। तो इसमें मैकेनिकली रूप से हम कौन सा बोलते हैं, जैसे हम लाइट लगा दें, लाइट में देखे होंगे उसमें कीट जो होते हैं वो आ जाते हैं लाइट में, उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, तो वही होता है फेरोमोन ट्रैप। तो इसका प्रयोग कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसमें जो मेल मोथ होते हैं इसके लिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं। मेल मोथ जो कि आकर्षित होते हैं इससे और वो आकर इसमें नष्ट हो जाते हैं। और इसकी जो खोज किए थे कौन किए थे, अमेरिका के E.F. निपलिंग ने एवं उनके साथ M. ब्रोजा ने किए थे। ठीक है, ये सर्वप्रथम इन्होंने ही ये फेरोमोन्स को निकाला था। तो फेरोमोन ट्रैप्स को मेल मोथ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण श्वेत गिडार के निकलने का समय। अब इसमें आप लोग देखे होंगे प्राण श्वेत गिडार, ये क्वेश्चन देखिए, ये इंसेक्ट का नाम है। इंसेक्ट का जो होता है इसमें जो व्हाइट ग्रब होता है, व्हाइट ग्रब आप लोग नाम सुने होंगे, उसको श्वेत गिडार बोलते हैं। व्हाइट ग्रब जो होता है एडल्ट, एडल्ट कितने समय के बाद निकलता है, एक लार्वा, प्यूपा, फिर एडल्ट, ये कंप्लीट साइकिल होता है। एक लार्वा सीधा उसके बाद एडल्ट में आ जाता है, तो होता है इनकम्प्लीट। आप लोग मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के, कंप्लीट इनकम्प्लीट। ठीक है, तो उसमें वही पूछा है, उसको थोड़ा सा इतना डीप में नहीं जाना है। तो व्हाइट ग्रब जो होता है वो कितने दिनों के बाद निकलता है, इसमें समय पूछा है। ये वेरी मतलब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन टफ ही है। अब व्हाइट ग्रब का जो समय होता है वो सुबह के टाइम निकलता है, तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन इसमें ससुरा पूछा है कितने बजे निकलता है, ये तो बड़ा दिक्कत है। और ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ये डिफॉल्ट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन में गलत लिखा है कहीं कहीं। इसमें क्या गड़बड़ी है मैं बताता हूँ। जो ये दिखा गया है 6 से 8, 6 से 8 AM, हिंदी मीडियम मत पढ़िए, इंग्लिश मीडियम पढ़िए। 6 से 8 AM ये गलत है, 8 से 10 PM ये गलत है, 4 से 5 AM, 6 से 8 PM जो होता है, 6 से 8 ये बजे, हिंदी में इसको सुबह लिख दिया है, इंग्लिश में इसको PM मतलब शाम होता है, तो जो 6 से 8 PM का समय होता है वही सही होता है, 6 से 8 PM इसका सही है। ये क्वेश्चन अलग है, ऐसा लेवल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन है मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। अब इसमें आप लोग मधुमक्खी जरूर पढ़ के जाइएगा, मधुमक्खी का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं पूछता, ससुरा पूछ लेता है यूरोपियन मधुमक्खी, मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, यूरोपियन, एशियन, इंडियन, 3 प्रकार के रॉक
मधुमक्खी, ये सबका पूछा जाता है, इसमें मिलान करने के लिए जरूर पढ़ के जाइए। तो इसमें पूछा है मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है तो कौन सा होता है? फोसोलान, ठीक है, फोसोलॉन। इसमें फोसोलॉन होता है, ये है एक ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का होता है। आप लोग इंसेक्ट पढ़ेंगे, इंसेक्टिसाइड पढ़ेंगे तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बोफॉस्फेट, कार्बोरिल ग्रुप का, कंटेक्ट, नॉन कंटेक्ट, स्टोमाक पॉइजन, ये सब इंसेक्टिसाइड के रूप होते हैं। कुछ उसके सुगंध से मर जाते हैं, कुछ उसके टच से आके मर जाते हैं, कुछ उसको खाएंगे तब मरते हैं। इस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। तो बात की बात है, तो इसमें मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन से? फोसिलॉन, ठीक है, फोसिलॉन होता है। अब इसमें आगे इंसेक्ट और क्रॉप, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जो क्वेश्चन इसमें गड़बड़ तरीके से आया है वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं उसको जरूर बता दूंगा, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें क्रॉप दिया गया है, इसमें कौन कौन से मधुमक्खी, मतलब मधुमक्खी ने कौन कौन से कीट लगते हैं ये पूछा है। तो सही सुलेमित है, इसमें पूछा है, सही सुलेमित नहीं है, ये गलत है, बाकी सब 3 सही है। तो कौन सा गलत है यही बताना है। देखो मैंगो में तना मक्खी नहीं लगता है, ठीक है, इसमें मैंगो में ये तमाम मतलब तना मक्खी नहीं, चित्रित कीट मतलब पेंटेड बग मैंगो में नहीं लगता है। मैंगो में कौन सा लगता है? मिली बग लगता है, मिली बग लगता है मैंगो में, ये गलत है। ज्वार सोरगम में सूट फ्लाई, ये सही है। मधुमक्खी सरसों का आरा मक्खी सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। आरा मक्खी कौन सी फसल से संबंधित है? सरसों में होता है। स्टेम बोरर, पॉड बोरर किस में होते हैं? मटर में होते हैं, चने में होते हैं, फली वाली जितनी फसलें होती हैं उसमें होते हैं, ये सबको पता। अरहर में होती है, सोयाबीन में होती है, ये सब स्टेम बोरर, पॉड बोरर ये सब होते हैं। लेकिन मैंगो में मिली बग लगता है। अब पेंटेड बग किस में लगता है ये बताना है, ठीक है। पेंटेड जो बग होता है ये किस में लगता है? ये लगता है सरसों में लगता है। किस में लगता है? सरसों में लगता है। और वहीं आप लोग गन्ने का लाल सड़न रोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। पिंक वॉल वर्म किस में लगता है? वॉल वर्म किस में लगता है? तो ये कपास में लगता है। पोटैटो ट्यूबर मोथ किस में लगता है? पोटैटो में लगता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कंट्रोल्ड बीड है, ये कौन सा बीड है? ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, एक कांग्रेस घास। आप लोग नेपियर घास, कांग्रेस घास, खेसारी घास ये पढ़े होंगे, ये सब बीड हैं। खेसारी लाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस ग्रास है, ये बीड है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। यहाँ एक खरपतवार है, इसके नियंत्रण के लिए कौन सा हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें कौन सा करेंगे? जाइगोग्रामा बाइकोलोरेट के द्वारा हम इसका कंट्रोल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम दूसरा नाम कांग्रेस घास को बोलते हैं गाजर घास। क्या बोलते हैं? गाजर घास, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है गाजर घास। ये कांग्रेस घास बिल्कुल ये विषाक्त होता है। इसको हम जैविक नियंत्रण के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलोरेट के द्वारा हम इसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट अगर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है। ट्राइकोडर्मा आप लोग नाम बहुत ही सुने होंगे, ट्राइकोडर्मा एक टॉनिक होता है, समझ लीजिए जैसे। तो इसको हम दलहनी फसलों में जो प्रयोग करते हैं, दलहनी फसलों में प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? उसमें उकठा रोग लगता है, उकठा रोग जो लगता है उसके नियंत्रण के लिए हम इसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम एक कवक है जो विभिन्न सॉइल बोर्न, जो कि मृदा में होता है, ठीक है, मृदा के सतहों में होता है, जो कि दलहनी फसलों में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसको हम बीजोपचार के लिए भी करते हैं, ये चीज याद है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज को बीजोपचार के लिए भी करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है,
विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री अर्धसूत्री। समसूत्री जो होता है माइटोसिस, ये तने होने में होता है, ठीक है। और जो अर्धसूत्री होता है परागकोश में होता है। लिंग विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री होता है। सेक्स जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है। बाकी सारे सोमैटिक सेल जो होते हैं वो समसूत्री में होते हैं। युग्मक का निर्माण हो गया, परागकोश होगा, जनन कोशिका, ये सब अर्धसूत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राई सरसों के फल को कहते हैं। एक ही ऑप्शन वही है इसमें, सिलिक्वा। राई सरसों के फल को सिलिका बोलते हैं। नट किसमें हो गया, आप लोग नट पढ़े होंगे, नारियल में नट हो गया, अखरोट में हो गया, कोकोनट में हो गया, ये सब उसमें होते हैं। सिलिक्वा जो होता है राई सरसों में होता है। कैप्सूल टाइप किसमें होता है, जैसे भिंडी में हो गया, कपास में हो गया, धतूरा हो गया, कैप्सूल टाइप के फल होते हैं। फली टाइप के पता ही है आप लोग, जो भी फली वाले फसलें हैं ये सब होते हैं फली टाइप के। कैरियोप्सिस, गेहूं चावल मेन कैरियोप्सिस होता है, गेहूं चावल मक्का कैरियोप्सिस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स का पृथक्करण होता है। जीन्स का पृथक्करण होता है। जीन क्या है, जीन जो है आनुवांशिक गुणों का समूह होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके जो लक्षण होते हैं उसको ट्रांसफर करता है। जीन मेनली रूप से डीएनए का समूह होता है, ठीक है। तो उसका पृथक्करण होता है। अलग कहाँ होते हैं, जब जीन कहाँ पर अलग होता है, वो प्रभावी या प्रभावी, ठीक है। ये अलग होते हैं कहाँ पर जाकर, युग्मकों में बदलते हैं, तो F1 पीढ़ी में, ठीक है। F1 पीढ़ी में जब यहाँ से ये क्रॉस होता है तो जो बनता है पहला ये F1 पीढ़ी होता है, यहीं से जीन अलग हो जाते हैं। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत, प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया था, तो WH जोहानसन ने कब दिए थे, WH जोहानसन 1903 में इसको दिए थे, ठीक है। उन्होंने इसमें ये किस पर प्रयोग किए थे इन्होंने प्योर लाइन का, इन्होंने राजमा के फसल कर प्रिंसेज नामक किस्म पर इन्होंने कार्य किए थे। राजमा के जो फसल है उसमें प्रिंसेज किस्म है, उसी पर इन्होंने कार्य करके उन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ। भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ, तो वो बाजरा से हुआ था, ठीक है। बाजरा से हुआ था। तो सबसे पहला जो हाइब्रिड बनाया गया था तो वो 1965 में, 1965 HB1, वो HB1 जो कोई यदि भारत में किसी भी फसल के लिए कोई हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई थी तो HB1 ही बनाई गई थी। वो कौन सी फसल संबंधित थी, तो बाजरा की फसल से संबंधित थी, और यह 1965 में बनाई गई थी। किसके द्वारा, लुधियाना में इसको बनाया गया था, ठीक, लुधियाना में इसको विकसित किया गया था। ट्रिटिकेल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी UPPSC 2024 में जो हुआ था एग्रीकल्चर का पेपर, उसमें ट्रिटिकेल पूछा था इसका किसका क्रॉस है, तो यह किसका क्रॉस है, गेहूं प्लस राई, गेहूं प्लस राई, ठीक है। तो अंतर जेनेरिक संकरण, ठीक है, अंतर जेनेरिक संकरण, यह एक टेट्रापोलाइड है, ठीक है। टेट्रापोलाइड गेहूं को इसका प्रयोग किया गया था, जो कि ट्रिटिकेल हेक्सापोलाइड होता है, यह हेक्सापोलाइड होता है, ठीक है। टेट्रापोलाइड गेहूं और राई के संकरण से बनाया गया था, ठीक है। राई जो होता है डाइपोलाइड राई, टेट्रापोलाइड गेहूं के संकरण से बनाया गया था, जो कि हेक्सापोलाइड ट्रिटिकेल बनता है। यह एक अंतर जेनेरिक संकरण है, इंटरजेनेरिक क्रॉस होता है। नेक्स्ट आते हैं, फलों को पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है,
67। आप लोग फलों को पकते समय, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है एथाइलिन। एथाइलिन गैस का ही होता है फलों को पकाने में, हार्मोन्स का रूप में भी यह कार्य करता है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है एथाइलिन होता है। और इसकी खोज किसने की थी? 1962 में बर्ग नाम वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, 1962 में बर्ग, जो कि पौधों के लिए ये प्रयोग खोज किए थे। उत्तम जेली का पीएच होता है, उत्तम जेली का पीएच जो होता है 3.5 7.5 होना चाहिए, 3.2 है। ठीक है, 3.5 3.7 होना चाहिए। तो इसमें उत्तम जेली 3.2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दिख रहा है। उत्तम जेली का पीएच 3.2, 3.3, 3.4 ये सभी होते हैं। उत्तम जेली कुल मिला के कितना होता जानते? अच्छा, 3.2 होता है। जैम का होता है, जैम का 3.5 से 3.7 के बीच होता है। जैम और जेली अलग अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है C4 पौधों का प्रकाश शोषण होता है। C4 पौधे जो होते हैं कायम प्लांट होते हैं। कायम प्लांट का प्रकाश शोषण नगण्य होता है, 0 होता है। धान कौन सा होता है? C3 होता है। C4 कौन कौन से होते हैं कायम प्लांट? ये जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, चौलाई, एक ही जो उनकी पत्ती एक प्रकार से रहती हैं, तो हो गया कायम प्लांट हो गए। इनकी प्रकाश संश्लेषण जो दर होती है एकदम नगण्य होती है, प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। प्रकाश शोषण और प्रकाश संश्लेषण अलग अलग है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक होता है और प्रकाश शोषण सबसे नगण्य होता है। श्लेष्मिक पदार्थ भिंडी के किस भाग का निकाला जाता है? वही है फल से। श्लेष्मिक पदार्थ क्या है? ओकरा में जो चिपचिपे पदार्थ निकलता है श्लेष्मिक पदार्थ उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? वही है कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स में होते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली, सबसे ज़्यादा सब्जियां उसी में होती हैं। सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है, गर्मियों का मौसम होता है, क्योंकि ठंडियों के मौसम तो वो फल देते हैं, गर्मियों में उसकी कटाई छटाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्योंकि बसंत ऋतु के बाद वो फल आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शुगर बेबी। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरबूज की, वाटरमेलन की प्रजाति है। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है, जो कि अमेरिका से लाई गई थी। ये मध्यम लंबाई तक बढ़ती है। प्रत्येक फल का भार 4 kg होता है। ठीक है, और यह बहुत मीठा होता है और इसमें TSS कितना होता है? 11 से 13% होती है। पूसा बेदाना भी इसी की प्रजाति है। इसकी अन्य प्रजाति अर्का ज्योति, अर्का मणिक, दुर्गापुरा मीठा, पूसा बेदाना, ये सब इसी की प्रजाति है। पूसा बेदाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोयाबीन के बीज में तेल और प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन के बीज में तेल और प्रोटीन की मात्रा होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन 40% होती है, तेल कम होता है, 20% तेल, 40% प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीड प्लांट तकनीक किससे पाते हैं? आलू में होता है। सीड प्लांट तकनीक SPT किसमें अपनाया जाता है? आलू में अपनाई जाती है। ठीक है, आलू में ये क्या है? ये केंद्रीय, इसका सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग हुआ तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? सोलन का शिमला के पुष्कर नाथ ने 1967 में इसको प्रयोग किया। ठीक है, मैदानों में रोगमुक्त बीज प्राप्त करने की विधि अपनाई, सीड प्लांट टेक्निक। पपीते का बीज दर होता है, तो सबसे कम पपीते का होता है। इसमें ऑप्शन में सब काट दोगे, सबसे कम यही है 0.5, मतलब आधा kg पर हेक्टेयर, आधा kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन क्लाइमेट्रिक फलों वाला युग्म है। नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है, फलों वाला युग्म है। तो इसमें कौन नॉन क्लाइमेट्रिक फल वे होते हैं जो
बिना एथिलीन के पके और उनमें श्वसन दर तोड़ने पर कम हो जाती है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? जो अपने आप पक जाते हैं। तो नींबू और लीची। ठीक है, आम को तोड़ कर रख दोगे पक जाता है, पपीता को तोड़ कर रख दोगे पक जाएगा, अमरूद को तोड़ कर रख दोगे पक जाएगा, नींबू और लीची। अंगूर में पाया जाने वाला पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होता है टार्टरेरिक अम्ल। टार्टरेरिक अम्ल होता है अंगूर में। सेब में मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो अंगूर में जो टार्टरिक अम्ल होता है और इसमें 24% होते शर्करा पाई जाती है। केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थायी शकर्स कितने पुराने होने चाहिए? केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थायी शकर्स कितने पुराने होने चाहिए? 79 के बी। ठीक, कौन सा है? 3-4 महीने पुराने होने चाहिए। ठीक है, 3-4 महीने पुराने होने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन, अगैती व पछैती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति है। ये ब्लाइट रोग होता है, अर्ली और लेट ब्लाइट रोग की जो रेसिस्टेंट वैरायटी है पोटैटो की कौन सी होती है? वो कुफरी बादशाह। एक ही वैरायटी है कुफरी बादशाह। आलू की कुफरी बादशाह जो होती है अगैती व पछैती अंगमारी अवरोधी प्रजाति है। ठीक है, और पिछैती झुलसा अंगमारी प्रतिरोधी कुफरी सिंदूरी। ओनली पिछैती के लिए कौन सी है? कुफरी सिंदूरी हो गया, कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी बादशाह। अगैती अंगमारी के लिए बादशाह, कुफरी बादशाह, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी ज्योति, कुफरी कंचन, ये सब पिछैती के लिए है। पर अगैती पछैती दोनों के लिए कुफरी बादशाह एक ही एकमात्र वैरायटी है जो दोनों के लिए अवरोधी होती है, वो कुफरी बादशाह होती है, आलू की प्रजाति। तो इस प्रकार से मैंने आज 40 क्वेश्चन किए। ठीक है, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पूरे मस्त व्याख्या सहित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप सब जो भी एग्जाम एग्रीकल्चर के देंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं इसी सिलसिले में अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।